अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक बहुत अच्छे मालूमाती प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमने पिछली बार सर दर्द, उसकी वजूहात और अलामात पे बात की थी। आज हम इसके इलाज के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। इसके लिए मैंने मुल्क के मायानाज़, मारूफ़, आपके जाने पहचाने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिर अली सैयद को मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछली बार हमने अलामात और वजूहात पे बात की थी और मैंने बताया था कि बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों में भी सर दर्द हो जाता है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन में भी ऐसा हो जाता है। तो हम अक्सर पहले तो वजह ढूंढते हैं कि कोई घर में मसला तो नहीं, कोई शादी का प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बच्चों के प्रॉब्लम्स तो नहीं, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आम तौर पे ये हेडेक, वो आपके क्लस्टर हेडेक्स यानी जैसे होते हैं ना, मुख्तसर अरसे वाले नहीं होते, ये अक्सर रहते हैं और जैसा मैंने कहा एक बैंड की तरह होते हैं। तो हम पहले तो वो वजह ढूंढते हैं। अगर एंग्जाइटी है तो उसका इलाज करते हैं और आम तौर पे मैं ट्रैंकुलाइजर्स नहीं दिया करती क्योंकि इससे आदत पड़ जाती है और उनकी विड्रॉल से भी हेडेक होता है। तो साथ में डिप्रेशन भी कई बार होती है, तो हम एंटी डिप्रेशन से भी इनका इलाज करते हैं। पर हर मरीज़ के लिए अलग इलाज होता है, ज़रूरी नहीं कि वही दवा हर मरीज़ को दी जाए। तो इसके साथ साथ मैंने ये भी बताती हूँ कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे बिजनेसमैन घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बीवी बच्चे बेजार हैं। अब सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। और ये भी देखा गया है कि अगर कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल कसरत से किया जाए तो उससे भी सर दर्द होता है। तो उन्हें हम लाइफस्टाइल चेंज करने की सबसे पहले हदायत देते हैं कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में तफरी का अंसर लाएं, वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। हम उन्हें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी बताते हैं और अगर किसी दवा की ज़रूरत है तो हम वो भी तजवीज़ करते हैं, जो हम लंबा अरसा नहीं देते, मुख्तसर अरसा देते हैं। और अगर ये ड्रग विड्रॉल्स हैं, जैसे कि वो ओपियम या मॉर्फिन पे थे, तो फिर उसका अलग इलाज होता है। तो ये तो था मेरी तरफ से इनपुट। अब आप बताइए कि आप कैसे क्लस्टर हेडेक्स, मीग्रेन वगैरह का, वो तो खैर मेरे पास भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप इसके बारे में बात कीजिए। और फिर जो हमने सेकेंडरी हेडेक्स कहे थे, जो किसी वजह से होते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं, उसके बारे में आप हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज़। आई थिंक जो सबसे आम जो हेडेक टाइप हमें नज़र आता है वो माइग्रेन हेडेक्स हैं। और उसके अंदर सबसे पहले तो ज़रूरी है कि डायग्नोसिस सही हो, और अगर डायग्नोसिस सही है तो इलाज की तरफ जब जाते हैं तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होती है। इसके अंदर नींद का क्वालिटी, जो खाना खाते हैं वो, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चार चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं मैनेज करना। और इसके अंदर कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है कि टाइम पे खाएं, ना ज़्यादा ना कम, टाइम पे सोएं, टाइम पे बिस्तर से निकलें और अपना दिन शुरू करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें और देखें कि क्या क्या चीज़ों से स्ट्रेस हो रहा है, जिस हद तक उनको मैनेज किया जा सकता है उनको मैनेज करना होता है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। उसके अलावा फिर दवाइयाँ भी हैं। अब दो तरह की दवाइयाँ होती हैं माइग्रेन के अंदर। एक होती है प्रिवेंटिव होती है कि जो खाने से रोज़ खानी पड़ती है ताकि हेडेक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको हफ्ते में 2, 3, 4 दिन हेडेक होता है, तो आधी ज़िंदगी वो तकलीफ़ में मुब्तला हैं, उससे फिर और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको प्रिवेंशन की ज़रूरत है। तो ये प्रिवेंटिव दवाइयाँ कई किस्म की होती हैं और हर पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से उनको दी जाती हैं और वो फ़ौरन नहीं काम करती। वो आप जब खाना शुरू करते हैं तो उसके कई हफ्ते बाद हेडेक, जिसको महीने में 15 दिन हो रहा था, वो कम होकर 1 या 2 दिन भी हो सकता है। दूसरी जो तरह की दवाइयाँ हैं उनको अबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। ये सिर्फ सर के दर्द के टाइम पे ली जाती हैं और इसके अंदर भी बड़ा ध्यान देना होता है। जो लोग खूब पेन किलर्स भागते रहते हैं उनकी हेडेक ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं और जो हेडेक हफ्ते में 1 दफ़ा होती थी फिर डेली हेडेक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसको मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक्स कहते हैं। तो उसके अंदर ज़रूरी है कि सही मिकदार में सही पेन किलर लिया जाए। ये नहीं जो आम जो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं आप ख़ुद से खाते रहेंगे, आपका ब्रेन यूज्ड टू हो जाता है और फिर जो हेडेक कभी कभी होती थी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, शिद्दत बढ़ती जाती है और एक क्रॉनिक डेली हेडेक यानी कि रोज़ाना की एक सर के दर्द की बीमारी शुरू हो जाती है।
जी बिल्कुल सही कहा। तो ये जो आप कह रहे हैं जो रेगुलर दवाइयाँ दी जाती हैं, अगर मैं कहूँ तो शायद अच्छा ना लगे, आप बताएं तो ज़्यादा लोगों पे असर होगा, क्योंकि अक्सर लोग सोडियम वॉलप्रेट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये देखते ही नहीं कि यंग लड़की है, इसके बच्चे हो सकते हैं, ये प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ख़ास तौर पे चाइल्ड बेयरिंग एज में यंग लड़कियों को और जो हामिला हों या होने वाली हों उनको तो ये सोडियम वॉलप्रेट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मेरे पास कई अच्छे डॉक्टरों के नुस्खे आए हैं और मुझे इतना रंज हुआ है कि उनको ये आइडिया ही नहीं है कि इससे बच्चा भी अब नॉर्मल हो सकता है, ओवरीज पे असर पड़ता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं। और ये एक बड़ी आम दवा है जो डॉक्टर बड़े बस आराम से लिख देते हैं। ये वैसे एपिलेप्सी में भी तो आप इस्तेमाल करते होंगे ना। अच्छा, एक और दवा कहलाती है प्रोपेनोलॉल, वो भी आप इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंशन के लिए? बिल्कुल करते हैं ना जी। तो इसके अलावा भी है कोई तीसरी? हाँ, तो ये जो आम प्रिवेंशन के लिए रेगुलरली देते हैं? हाँ, तो जैसे प्रोपेनोलॉल आपने कहा, ये बीटा ब्लॉकर्स में से हैं, और भी कई बीटा ब्लॉकर्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फ्लूनेराजीन शामिल है, वरापेमिल शामिल है। फिर मिर्गी की दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। वैल्प्रोएट औरतों के अंदर जिस हद तक अवॉइड हो अच्छा है, मगर और भी दवाइयाँ हैं जैसे टोपिरामेट है मसलन, उससे भी फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों को प्रीगैबुलिन से भी फ़ायदा होता है। जी आप सही फरमा रहे हैं। मैं अक्सर प्रेगाबेलिन भी दिया करती हूँ। और फिर उसके बाद ये जो आप देते हैं अटैक के दौरान जी, उसमें ट्रिप्टन्स, मैं नाम नहीं उनका केमिकल लेना, ट्रेड नेम नाम नहीं लेना बताना चाहती, केमिकल ट्रिप्टन्स है। तो उसके बारे में भी कहा गया है कि जब तक पूरा फिज़िकल मुआयना ना हो वो दवा नहीं खानी चाहिए। तो वो आप देते हैं अबॉर्टिव, मतलब बिल्कुल फ़ौरन अटैक को रोकने के लिए? जैसे ही अटैक शुरू हो, महसूस हो शुरू हो रहा है, तो पेशेंट के बटवे में या पर्स में होनी चाहिए, उधर ही निकाल के ले ले। वरना कुछ जिन लोगों की सिवियर माइग्रेन होती है, हफ्ते में 3-3 दफ़ा इमरजेंसी रूम में ड्रिपें लगवा रहे होते हैं बेचारे। फिर उस हालत में आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। बिल्कुल। और फिर ये आप रिपीट कर सकते हैं इन 24 आवर्स। हाँ, ये भी है, लोगों को पता होना चाहिए। सो माइग्रेन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसका बहुत अच्छा इलाज है। हाँ। तो क्लस्टर हेडेक्स के लिए आप क्या करते हैं? क्लस्टर हेडेक एक और तरह की हेडेक है, एक प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम है, जिसके अंदर कुछ वही हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और अबॉर्टिव ट्रीटमेंट। तो उसके अंदर प्रिवेंशन के अंदर एक दवाई है वरापेमिल, जो ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ की जाती है, वो काफ़ी मौसर है। उसके अलावा और भी दवाइयाँ, जैसे स्टेरॉइड्स का एक छोटा कोर्स भी दिया जाता है, लिथियम भी यूज़ होती है, मगर मेन जो दवाई है प्रिवेंशन की वो है वरापेमिल। उसके अलावा इसको अटैक को रोकने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये आम ऑक्सीजन नहीं जो नाक में आप लगा लें, वो ख़ास मास्क होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क, जिसके साथ एक थैला होता है, उसके अंदर हाई फ्लो 10 लीटर्स पर मिनट पे सेट करके जैसे ही अटैक शुरू हो, नॉन रीब्रीदर मास्क से अगर सांस लें तो चंद मिनटों के अंदर वो रुक जाता है। वेरी गुड। आजकल मेरे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको क्लस्टर हेडेक्स थे और डॉक्टर ने उनको मॉर्फिन के इंजेक्शन्स पे डाल दिया। अब हेडेक्स तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका इलाज सही तो नहीं हो रहा, अब उन्हें मॉर्फिन की एडिक्शन होगी जिसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी ये तमाम नाज़रीन और सामीन से दरख्वास्त है कि अगर कोई आपको ऐसा इंजेक्शन लगाए, आप पहले चेक करें कि इसमें मॉर्फिन या उसके प्रोडक्ट्स तो नहीं है, और मत लीजिए, क्योंकि फिर उसकी आदत पड़ जाती है। ये शख्स दिन में 2-2 बार ये इंजेक्शन लगा रहा था, अब बड़ी मुश्किलों से हफ्ते में 2 पर आया है। तो इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा कि हम इस पर बात करें आपसे। तो अब आप आ जाइए, जो ख़तरनाक किस्म के सरदर्द होते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, फिर ख़तरनाक जो कैटेगरी होती है उसमें एक आम जो नज़र आता है यंग लोगों में भी, ओल्डर लोगों में, वो जो ट्यूमर्स होते हैं। कभी कभी लोगों को ब्रेन के अंदर ट्यूमर खोपड़ी के अंदर ही हो जाता है, कभी कभी वो होता फेफड़ों में या ब्रेस्ट में और फैलता है ब्रेन के अंदर। तो उसका जो इलाज होता है ख़ास होता है, कुछ लोगों को ऑपरेट करना पड़ता है, कुछ लोगों को शुआएं दी जाती हैं, कुछ लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है। दूसरा, कभी कभी खोपड़ी के अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकती है, वो चोट के बाद भी हो सकती है और हल्की चोट के बाद भी हो सकती है। तो कोई चोट के बाद अगर इस सर का दर्द है जो बढ़ रहा है, तो उसके अंदर कभी कभी खून का क्लॉट बन जाता है, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे खून रसता रहता है वो बड़ा होता रहता है। तो ये सब ड्यूरल हीमाटोमा होता है। उसके अंदर लोगों को मतली भी हो सकती है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, गनूदगी हो सकती है।
और कभी भी सर के दर्द के साथ जिस्म आपकी बिनाई कम हो या बोलने में दुश्वारी हो या जिस्म की एक साइड या दूसरी साइड पे फालिज या कमज़ोरी महसूस हो या चलने में दुश्वारी हो तो फ़ौरन आपको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर ख़तरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और चीज़ है कि हमारे अवाम जब ख़ानदान में हिस्ट्री हो ना हार्ट की प्रॉब्लम्स की, दिल के अमराज की, तो कई बार डॉक्टर से बग़ैर पूछे एस्प्रिन इस तरह फक्के मारते हैं जैसे वो चने हों, और उन्हें ये मालूम नहीं है कि अगर वो गिर जाएं या उन्हें कोई चोट आए तो वो जो क्लॉट है वो तो बनेगा ही नहीं। अगर खुदा ना खासा सर पे चोट आई, ये गिरे हैं तो अंदर खुद ब खुद सबड्यूरल सबअरेक्नॉइड हेमरेज भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये ज़रूर बताएं कि एस्प्रिन बिला वजह बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? जी, तो एस्प्रिन एक दवाई है जो बहुत आम यूज़ में होती है और बहुत लोगों को 40-50 ईयर्स के बाद दी जाती है, ख़ास तौर पे जिनको या हार्ट अटैक हो या स्टेंट लगी हो या ब्रेन में स्ट्रोक हो। तो उनके लिए एस्प्रिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मज़ीद फालिज के अटैक या स्ट्रोक या हार्ट अटैक से रोकती है। मगर बग़ैर वजह के आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई दवाई कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कि भाई हमें ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने इनका हम ले लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल। तो खैर और अपने कोलेस्ट्रॉल की लेवल को भी कम रखना चाहिए, क्योंकि दैट्स अनदर कॉज ऑफ थिकनिंग ऑफ आर्टरीज एंड हेडेक। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, और ब्लड प्रेशर तो बहुत ही आम वजह है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर है इलाज नहीं करवाना, नहीं वो तो जी कभी कभी होता है। मैंने कहा अगर हफ्ते में 2 बार भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको दवा लेनी है, क्योंकि इट्स अ साइलेंट किलर। क्या ख्याल है? ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किए, साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर के अंदर अक्सर कोई अलामत नहीं होती जब तक कोई डिज़ास्टर नहीं सामने आता। और डिज़ास्टर क्या होता है? किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फालिज का अटैक। तो एक चीज़ जो की जा सकती है जिससे मेरे हिसाब से बहुत इम्पैक्ट होगा, लोग अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों से दोस्ती कर लें और रियलाइज़ कर लें वो छुटती नहीं है। बात यह है कि हमारे मुल्क में 40 साल से ऊपर 30% लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई, तो यानी कि हर तीसरे आदमी को से सर में दर्द भी होता है जब ब्लड प्रेशर और बहुत हाई हो जाए तो दर्द भी हो सकता है, हो भी सकता है। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। तो डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे और डॉक्टर नादर अली सैयद को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है हमने आज जो भी आपको बताया आप उसको जहन नशीन कर लेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने कमेंट भी दीजिएगा। ये सदका जारिया है। इस प्रोग्राम को देखने से हो सकता है बहुत सी ज़िंदगियां बच जाएं। इंशाल्लाह अनकरीब अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। हमारा इरादा डिमेंशिया पे बात करने का है, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।